प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर N.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज BSc पाठ तृतीय गणित के द्वितीय पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण के अध्याय सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित इस अध्याय के बारे में अपन ने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी। उसी चर्चा को सतत रखते हुए मैं थोड़ा आज आपको आगे अध्ययन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण सम्मिश्र रूप में क्या होता है बतलाता हूँ। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, आपके लिए A, B और C 3 बिंदु चित्र में वृत्त पर 2 स्थितियों के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। A बिंदु को सम्मिश्र संख्या Z1, B को Z2 और C को Z3 से हम निरूपित करते हैं। हम वृत्त पर कोई अन्य बिंदु P लेते हैं जिसका सम्मिश्र निर्देशांक Z है। Z से तात्पर्य x प्लस आयोटा y सम्मिश्र संख्या से है, जहाँ x और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। विद्यार्थियों, जब आप चित्र में देखते हो कोण ACB का मान कोण APB के बराबर होता है, ऐसा ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी भी वृत्तखंड के एक ही खंड में बने गए कोण सदैव समान होते हैं, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। द्वितीय चित्र के अंदर आप देख रहे हो PBCA एक चक्रीय चतुर्भुज की स्वरूप में आपको नज़र आ रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज का ये गुणधर्म होता है कि उसके जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। अतः कोण ACB प्लस APB का मान आपके पास में 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ACB को अपन कोणांक आर्ग्यूमेंट के रूप में लिखते हैं, और ACB का मान आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 बटे Z3 माइनस Z1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण APB का मान भी आपको यहाँ पर ये दर्शा रखा है। विद्यार्थियों, अतः हम इन दोनों आर्ग्यूमेंटों को एक साथ लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z1 बटे Z3 माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 बराबर 0, और इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। जैसा कोण ACB बराबर APB आपको दिया हुआ है, अपन इन दोनों को बराबर करते हैं, उससे ये आता है। तथा जो द्वितीय स्थिति है कोण ACB प्लस APB बराबर 180, यहाँ पर इन दोनों के मान रखते हैं, तो आपके पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। इन दोनों समीकरणों से समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि Z3 माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z1 बटे Z3 माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 विशुद्ध वास्तविक है। अतः इसके जो संयुग्मी होंगे वो बराबर होंगे। इस गुणधर्म को हम यहाँ पे लगाते हैं, और इस विशुद्ध वास्तविक संख्या को हम इसके संयुग्मी के बराबर कर देते हैं, और यही हमारे पास में
अभिष्ट वृत्त का 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का सम्मिश्र रूप होता है। विद्यार्थियों, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जिसमें मैं आपको एक प्रमाण उदाहरण को देखते हुए अपन को प्रमाणित करना है। सिद्ध करो कि एम्पलीट्यूड z माइनस एम्पलीट्यूड माइनस z बराबर प्लस माइनस पाई। एम्पलीट्यूड से तात्पर्य होता है मापांक से, और आर्ग्यूमेंट से तात्पर्य होता है कोणांक से। विद्यार्थियों, इसमें जैसा हमने चित्र में आपको दर्शा रखा है, इस चित्र को अगर आप देखोगे तो इसमें एक आपके पास में OX प्रारंभिक रेखा के रूप में आपको नज़र आ रही है ये, और Z यहाँ पर एक सम्मिश्र संख्या है जो प्रारंभिक रेखा OX से थीटा कोण बना रही है धनात्मक दिशा में, और ऋणात्मक दिशा में पाई माइनस थीटा कोण बनाती है। अतः Z का जो एम्पलीट्यूड है माइनस पाई से पाई के बीच में थीटा रहेगा, और माइनस Z का एम्पलीट्यूड माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा हो जाएगा 0 से पाई पर। अब हम विद्यार्थियों एम्पलीट्यूड Z माइनस एम्पलीट्यूड माइनस Z ज्ञात करते हैं, अर्थात ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं तो आपके पास में राइट हैंड साइड में पाई आ जाता है। एम्पलीट्यूड Z ऋणात्मक है, अतः एम्पलीट्यूड माइनस Z जो है इसका मान पाई माइनस माइनस टाइम्स थीटा हो जाएगा। अतः इसका मान पाई प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा आपका माइनस पाई से 0 में के बीच में होता है। जब एम्पलीट्यूड Z धनात्मक होता है उस स्थिति में पहली स्थिति होती है, और जब एम्पलीट्यूड Z ऋणात्मक होगा उस स्थिति में द्वितीय स्थिति होगी। और यहाँ से हमारे पास में एम्पलीट्यूड Z माइनस एम्पलीट्यूड माइनस Z का मान आपके पास में माइनस पाई आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो आपका उदाहरण बड़े सहज भाव से प्रमाणित हो जाएगा। विद्यार्थियों, सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित जो अध्याय था वो समाप्त होता है। इसके आगे एक नया अध्याय अपन आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वो नया अध्याय है सम्मिश्र संख्याओं की प्रारंभिक सांस्थिति, टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम सर्वप्रथम आपको बिंदु समुच्चय के बारे में बतलाते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में बिंदुओं का जो संग्रह होता है उसको हम बिंदु संग्रह के नाम से जानते हैं। एक बिंदु का प्रतिवेश क्या होता है? विद्यार्थियों, प्रतिवेश के बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए, जैसा वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस के बारे में हमने आपको अध्ययन करवाया था। यहाँ पर वो बिंदु वास्तविक संख्या नहीं होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। तो कोई बिंदु हम लेते हैं Z0, इसका जो प्रतिवेश होगा वो मापांक Z माइनस Z0 लेस देन एप्साइलॉन, जहाँ एप्साइलॉन उस प्रतिवेश की त्रिज्या के रूप में जानी जाएगी। अब विद्यार्थियों, थोड़ा हम आगे की तरफ चले, हम निष्कासित प्रतिवेश के बारे में आपको बतलाते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं। निष्कासित मतलब जिस बिंदु का हम प्रतिवेश निकालते हैं उस प्रतिवेश में उस बिंदु को निष्कासित कर दें, निकाल दें, तो ऐसे प्रतिवेश को हम उस बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश कहते हैं। जैसे अभी
हमने आपको प्रतिवेश बतलाया, तो Z0 का प्रतिवेश आपने मापांक Z माइनस Z0 लेस देन एप्सिलॉन के रूप में परिभाषित किया है। अगर इस प्रतिवेश में से हम माइनस Z0 कर दें, अर्थात Z0 को निष्कासित करते हैं, तो ये Z0 का निष्कासित प्रतिवेश होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों, निष्कासित प्रतिवेश के बाद में सीमा बिंदु के बारे में आपसे चर्चा करूं। सीमा बिंदु क्या होता है? Z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में यदि Z0 के अतिरिक्त समुच्चय S उप समुच्चय कैपिटल C का कोई बिंदु विद्यमान होता है, तो ऐसे प्रतिवेश को हम सीमा बिंदु कहते हैं। सीमा बिंदु की वही परिभाषा है जो आपने वास्तविक विश्लेषण में पढ़ी है, केवल वहाँ पर वास्तविक संख्याओं के ऊपर आधारित थी, यहाँ पर ये सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर आधारित होगी। इसके बाद में दूसरा अगला नाम आ रहा है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु Z0 के प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु S विद्यमान है, वृत्त मापांक Z बराबर R, प्रत्येक बिंदु समुच्चय मापांक Z लेस देन R का आंतरिक बिंदु कहलाता है। यदि Z0 के प्रतिवेश में जो समुच्चय S है उसका प्रत्येक बिंदु विद्यमान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक बिंदु कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बतलाऊं ये सीमांत बिंदु क्या होता है विद्यार्थियों। तो सीमांत बिंदु की परिभाषा जैसा लिमिटिंग पॉइंट, सीमा का बिंदु कहेंगे। तो जैसा इसके नाम से है, Z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में S के बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदु भी उपस्थित होता है, तो उसे हम सीमांत बिंदु कहते हैं, लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बाह्य बिंदु, और जो बिंदु न तो सीमांत बिंदु होता है और न ही आंतरिक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बाह्य बिंदु कहते हैं। सम्मिश्र समतल में बिंदुओं Z का समुच्चय उत्तल कहलाता है यदि उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं सतत बहुभुजीय चाप से मिलाए जा सकते हो। सम्मिश्र समतल या आर्गंड समतल है, इसमें बिंदुओं Z का जो समुच्चय होता है उसको हम उत्तल कहते हैं। कब कहते हैं? यदि उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम सतत बहुभुजीय चाप से मिला सकें। अब सतत चाप क्या होता है विद्यार्थियों? सम्मिश्र समतल में समीकरण Z बराबर XT प्लस आयोटा YT द्वारा निर्धारित बिंदुओं का समुच्चय, जहाँ XT, YT प्रांत T बिलोंग्स टू अल्फा बीटा में वास्तविक सतत फलन है। इसके बाद में हम आपको बहुल बिंदु मल्टीपल पॉइंट के बारे में बतलाएंगे। समीकरण Z1 बराबर XT प्लस आयोटा YT T के दिए गए प्रांत में एक से अधिक मानों के द्वारा संतुष्ट होता है। समीकरण जो आपका Z1 बराबर XT प्लस आयोटा YT, ये T के दिए गए प्रांत में एक से अधिक मानों के द्वारा अगर संतुष्ट होता है तो उसे हम बहुल बिंदु कहते हैं। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो परिभाषा आ रही है वो आ रही है जॉर्डन चाप। जॉर्डन चाप क्या होता है विद्यार्थियों? बहुल बिंदु रहित जो सतत चाप होता है आर्गंड समतल के अंदर
सम्मिश्र समतल के अंदर, उसे हम जॉर्डन चाप कहते हैं। इसके अगला जो परिभाषिक कॉन्सेप्ट है वो है व्युत्पन्न और संवरक समुच्चय एस डैश। समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस डैश। हमेशा ध्यान रखना, जो सीमा बिंदुओं का समुच्चय होता है उसको एस डैश के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस डैश हमको व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। और यदि हम एस मतलब समुच्चय और उसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय दोनों का संग कर देते हैं तो वो दिए गए समुच्चय एस का संवरक समुच्चय, जिसको एस बार से व्यक्त करते हैं। संवरक जो समुच्चय होता है विद्यार्थियों, उसको हम एस बार से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मान होता है विद्यार्थियों, ये एस संग एस डैश के बराबर होता है। ये जो एस डैश होता है ये एस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो संवरक जो समुच्चय है किसी भी समुच्चय एस का, वो समुच्चय और उसके सीमा बिंदुओं के समुच्चय का संग समुच्चय के रूप में जाना जाता है। यदि समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदु एस डैश में विद्यमान होते हैं तो हम एस को संवृत समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के यदि सभी सीमा बिंदु एस डैश में ही अर्थात सीमा बिंदुओं के समुच्चय में ही विद्यमान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? संवृत समुच्चय कहते हैं। यदि एस का प्रत्येक बिंदु एस का एक आंतरिक बिंदु होता है तो ऐसी स्थिति में एस को हम विवृत समुच्चय कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये जो हमने आज का डिस्कशन किया ये सम्मिश्र विश्लेषण के अंदर वास्तविक विश्लेषण के पॉइंट्स को लेते हुए ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा सारी सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर होगी। वहाँ पर चर्चा वास्तविक संख्याओं के ऊपर थी। परिभाषा का स्वरूप भी लगभग वही है जो वहाँ था। आपको इसमें कतई कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे अगले अध्याय में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद आप सभी के लिए।